इसके अलावा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं था ना लास्ट, यही था चाल और वेग के जो हमने लास्ट में पढ़ा था। कुछ एक इक्वेशंस हमने पढ़ी थी जो हमने लास्ट में देखा था कि v इज इक्वल टू यू प्लस एडी, वही हमने लास्ट पिछले कल वहां पर हम खत्म हुए थे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स के लॉ, और साथ ही साथ में पिछले कल जो टाइप्स में रह गया था, टाइप्स ऑफ मोशंस में रह गया था, जो मोशंस की हम बात कर रहे थे। एक हम बात कर रहे थे रेस्ट की, बॉडी इन रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो चीजें रह गई थी। तो थोड़ा सा पहले एक स्लाइड देखेंगे जिसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशंस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है यहाँ पर लीनियर मोशन, तो ये सब मोशंस हम देखेंगे। और बाद में हम बात करेंगे फोर्स के बारे में, इसमें हम डिराइव्स करेंगे, जैसे कि F इक्वल टू ma, आपने कई बार सुना होगा। मोमेंटम के बारे में बात करेंगे, इनर्शिया के बारे में बात करेंगे कि बॉडी जब रेस्ट में होती है इनर्शिया का क्या रोल होता है, इंपल्स मोमेंटम ये दोनों चीजें क्या होती है, इनके जो यूनिट्स हैं वो क्या क्या होते हैं, और सेकंड लॉ को मोमेंटम लॉ ऑफ मोमेंटम कहते हैं, क्यों कहते हैं। थर्ड लॉ में जैसे आपका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वो सब चीजें बात होती हैं, लेकिन हमें वही चीज को हमने कॉम्पिटिटिव तरीके से पढ़ना है, ठीक है। डिस्टेंस इज स्केलर एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, मतलब से किसी डायरेक्शन की आप बात कर रहे हैं। ओके, तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं, जरा जहां पर हमने पिछले कल छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो बात हो रही है टाइप्स ऑफ मोशंस की। इसमें देखिए पहला जो आपको लिखा हुआ है, एक लाइन में लिखा हुआ है, ऐसी लाइन आपको दिख रही है, दैट मींस लीनियर मोशन। लीनियर मोशन मींस मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जब एक सीधी लाइन में मोशन हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर मोशन। यहां पर लिखा हुआ है कि दूसरे वाला रेसिप्रोकल मोशन। रेसिप्रोकल मोशन का मतलब ये है कि बैक एंड फोर्थ। कभी आरी चलाई होगी इस तरीके से, है ना, लकड़ी को काटने के लिए, तो उसमें क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, लेकिन वो बैक एंड फोर्थ हो रहा है, आगे और पीछे हो रहा है, तो उस मोशन को क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल मोशन। और साथ में ही आपका रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन है मतलब कि सर्कल में जो हो रहा है। पिछले कल मैंने आपको जो इमेज दिखाई थी कि जिसमें सन के सराउंडिंग में अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है, तो वो क्या होगा आपका रोटेटिंग मोशन। और एक हो गया आपका ऑसिलेटिंग मोशन, पेंडुलम जैसे होता है इस तरीके से, ये इधर जा रहा है फिर यहां से वापस आएगा, इधर से इधर, है ना, पेंडुलम की तरह, तो उसको क्या कहते हैं आप, ऑसिलेटिंग मोशन। यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं कि ऑसिलेटिंग मोशन के कौन कौन से हैं, एग्जांपल कौन से हैं, लीनियर मोशन के एग्जांपल कौन से हैं, या फिर आपका हो गया ऑसिलेटिंग मोशन, रेसिप्रोकल मोशन, इन सब के यहाँ पर थोड़े से एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे कि आपका फैन है, तो फैन इस तरीके से मूव करता है, घूमता है, तो उसे क्या कहते हैं आप, रोटेशनल मोशन। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको समझ में आ जाएंगी। ये ट्रेन दिख रहा है आपको, ट्रेन क्या है, आगे क्यों जा रही है, लीनियर मोशन, एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो उसे आप क्या कहते हैं, लीनियर मोशन। तो ये सब चीजें हैं, इनको आप एक बार एग्जांपल देख लीजिएगा। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है आपका फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स को कहते हैं, बल किसे कहते हैं, और साथ ही साथ में लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन्स के 3 लॉ है, वो कहां पर अप्लाई होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि वहां पर एग्जांपल आते हैं, एग्जाम में एग्जांपल पूछ जाते हैं कि ये इस वाले में कौन से न्यूटन का लॉ लगा है। सेब अगर गिर रहा है, ठीक है, अगर आप कोई चीज झाड़ रहे हैं तो उसमें कौन सा लॉ लग रहा है, या मान लीजिए जब बस चलती है, जब बस रुकती है तो आप आगे की ओर क्यों जाते हैं, बस चलती है तो पीछे की ओर क्यों जाते हैं, उसमें कौन सा लॉ लगा हुआ है। तो वही सब चीजें जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। आई थिंक मैक्सिमम को इस चीज के बारे में पता भी होगा। चलिए पहले देखते हैं फोर्स के बारे में। किसी वस्तु की गति में परिवर्तन के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है, और उसे ही आप क्या कहा जाता है, यहाँ पर उसे बल कहा जाता है। एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहा गया है इसमें, जो हम बाहरी फोर्स लगा रहे हैं, ये पेन यहाँ पर है, पिछले कल भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये पेन यहीं पर रहेगा जब तक मैं इस पर फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा। जो बाह्य बल है, यानी कि बाहर से जो मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये मैंने बाहर से कुछ फोर्स लगाई, तो ये मूव जो है, वो पेन जो है ये मूव कर गया। ये क्यों किया, क्योंकि मैंने एक्सटर्नल फोर्स यहां से अप्लाई की। ये थोड़ा सा और आगे जाएगा, यानी कि मैं एक्सटर्नल फोर्स यहां पर अप्लाई कर रहा हूं। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट कैपेबल ऑफ चेंजिंग अ बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। अगर मान लीजिए ये पेन मूव भी कर रहा होता, मूव कर रहा होता, अगर गाड़ी कोई है, आप गाड़ी को ऐसे रोक रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, तो वो भी आपका थर्ड लॉ में आता है। देखिए बेसिक यहां से है, अब यही बेसिक कैसे आगे आगे जाता है, इसी से कैसे लॉ बनते हैं आगे, वो यही फोर्स है, ये बल है।
अभी आप पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, वो भी तो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं ना। दरवाजा अपने आप तो, कई दरवाजे तो चलो आजकल जो है वो खुद ब खुद खुलते हैं, नई तरह की टेक्नोलॉजी है, आप दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खुल गया। लेकिन जनरली आप जब जाते हैं, शॉप में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, शोरूम में जाते हैं, आपको दरवाजा खींचना पड़ता है, या तो पुश या पुल करना पड़ता है। तो ये तो हो गया आपका फोर्स। फोर्स की जो यूनिट है वो क्या है? न्यूटन। अगर हम सीजीएस सिस्टम में देखें तो ये एग्जाम में पूछा गया है कि इन सीजीएस सिस्टम व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, तो वो क्या है आपका? डाइन। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया है। पहली चीज जो एग्जाम में पूछी गई है, यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि कुछ एक पद्धति दी गई है जिसमें यूनिट्स हैं, और वो कौन कौन सी यूनिट्स हैं। तो आपका पहला ये हो गया, सीजीएस सिस्टम में याद रखना है। और एसआई यूनिट में अगर देखें तो वो है आपका न्यूटन। इट इज कैलकुलेटेड इन न्यूटन और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दोनों आपने याद रखने हैं, जिसमें आपका m जो है वो मास है, a जो है एक्सेलरेशन है। अगर हम बात करते हैं F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma, यहां पर क्या है? मास, और a जो है वो है एक्सेलरेशन। क्या मतलब हुआ है इसका? ये फिर से भी अभी आएगा, लेकिन यहां पर भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप फोर्स ज्यादा अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। अगर मास किसी का ज्यादा है तो आपको फोर्स भी ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो यही तो यहां पर कहा है ना? कोई ऑब्जेक्ट है, अब मान लीजिए कुछ और ऑब्जेक्ट निकालते हैं। ये है, ये केस बॉक्स है, जिसमें ये माइक का केस बॉक्स है। तो अगर मैं इसको ऐसे करूं, यहां पर रखूं, इसका वेट जो है वो ज्यादा है, यानी कि जिसका मास की बात कर रहा हूं, मान लीजिए इसका जो मास है वो ज्यादा है, तो मुझे फोर्स भी ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी, और इसमें जो एक्सेलरेशन है वो भी ज्यादा होगा। और एक्सेलरेशन क्या होता है? बताओ जरा, एक्सेलरेशन क्या होता है? और ये इसका जो मास है वो कम है, तो एक्सेलरेशन भी कम होगा, है ना? जो फोर्स में अप्लाई कर रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, है ना? चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, विद टाइम, विद टाइम, या कुछ और कहना चाहते हैं? एक बार सोच लो जरा। चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम कैसे होगा? अच्छा, अपॉन टाइम। तो F इज इक्वल टू ma। तो यहीं से आपका है फोर्स का न्यूटन है, ये आपका किलोग्राम में हो गया मास, और a क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हम हमारे अभी आएगा जब हम इसको अप्लाई करेंगे, और इसी फॉर्मूले को हम निकालेंगे, ये निकला कैसे, ये आया कैसे आखिरकार। दूसरा है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। एक तो हो गया आपका कांटेक्ट फोर्सेस, यानी कि इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट दैट टच। किसी ऑब्जेक्ट को आप टच कर रहे हैं, वो हो गया टाइप्स ऑफ फोर्सेस में। अप्लाइड फोर्स, जो अप्लाई कर रहे हैं, किसी तरीके से आप अप्लाई कर रहे हैं, आप बैट बॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप बैट से गेंद को मार रहे हैं, तो अप्लाई कर रहे हैं आप कुछ फोर्स को वहां पर, तो वो क्या हो गया? अप्लाइड फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग में भी फोर्स होती है। बेसिकली यहाँ पर तो कंजर्वेशन का ये आता है टॉपिक, लेकिन उस पर हम जाएंगे नहीं अभी। फिर आपका हो गया ड्रैग फोर्स, ड्रैग करते हैं आप पैराशूट में जब इस तरीके से जाते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स है, मैदान पर चल रहे हैं, कहीं पर भी आप चल रहे हैं, तो वहां पर फ्रिक्शन हो रही है, फ्रिक्शन नहीं होगी तो आप फिसल जाएंगे। इस पर भी हम डिटेल में पढ़ेंगे फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। लेकिन कहीं पर भी मान लीजिए अब बर्फ पर चल रहे हैं आप, तो बर्फ में क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स वो क्या होती है नहीं वहां पर, कई जगह बिल्कुल खत्म है। तो फ्रिक्शनल फोर्स अगर नहीं है तो आप वहां पर फिसल जाएंगे। स्लिपरी, जो मान लीजिए तेल गिरा हुआ है, तो तेल पर चलेंगे तो गिर जाएंगे, तो वही हुआ, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स वहां पर खत्म हो गई। नॉर्मल फोर्स, ये आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, यानी कि ये जो होता है वो n होता है नॉर्मल। अगर मैं यहां पर खड़ा हूं तो मेरे ऊपर जो फोर्स लग रही है नीचे से ऊपर को, वो है नॉर्मल। एक तो फोर्स नीचे की ओर भी अप्लाई कर रहा हूं ना मैं, जो यहां पर खड़ा हूं। अब ये भी चीज कोई है तो वो नॉर्मल है। जमीन पर जो है, आप भी कहीं पर बैठे हुए हैं, तो नॉर्मल जो है वो ऊपर की तरफ लगता है, परपेंडिकुलर। दूसरा होता है आपका नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, यहां पर कांटेक्ट नहीं होता है, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्सेस। अब मैग्नेट जो है वो दूर से खींच लेता है, अगर मैं यहां पर रखूं कोई चीज और मैग्नेट यहां पर होगा तो वो खींच लेगा अपनी ओर को। फिर है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, और दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स में भी कोई आपको ये नहीं करना पड़ रहा है, कांटेक्ट नहीं करना पड़ता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी, करंट के लिए करना पड़ता है कुछ। करंट अगर जा रहा है तो उसके लिए आपको छूना नहीं पड़ रहा है, आप छुएंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी इलेक्ट्रिक फोर्स में।
इलेक्ट्रिक करंट, और ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कि आप पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, ऊपर से सेब गिर गया तो अपने आप गिर गया, वो ग्रेविटी के कारण गिर गया। आपने पत्थर फेंका नीचे की ओर गया वो, तो वो किस वजह से गया? ग्रेविटी की वजह से गया। और फिर आता है टाइप्स ऑफ फोर्सेस में बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। तो बैलेंस में देखिए यहां पर समझाने वाली कोई ज्यादा है नहीं चीज कि आपको समझ ना आए। बैलेंस यानी कि दोनों तरफ से बैलेंस लग रहा है, जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा है कि 300 न्यूटन की फोर्स जो है वो यहां से लग रही है और 300 न्यूटन की फोर्स जो है वो यहां से लग रही है। रस्साकसी में आपने देखा होगा कि एक तरफ इधर वो खींच रहे हैं और दूसरी तरफ इधर वो खींच रहे हैं। जब दोनों तरफ फोर्सेस बराबर हैं, जब दोनों तरफ बराबर हैं तो वो हो गया आपका बैलेंस्ड फोर्स। समझाने का नहीं है इसमें ज्यादा। अनबैलेंस्ड मतलब से एक तरफ ज्यादा होगी, अब रस्साकसी में जो ज्यादा जोर लगाएगा उसकी तरफ जाएगा, तो यानी कि फोर्स उसने ज्यादा अप्लाई की, वहां पर क्या हो गया? अनबैलेंस्ड फोर्स। तो वो हो गया आपका एक बैलेंस्ड फोर्स हो गया और एक अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। इस तरफ कम फोर्स लग रही है, इस तरफ ज्यादा फोर्स लग रही है। तो दो ये हो गए बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। फिर तीसरा जो रह जाता था वो है आपका रिलेटिव वेलोसिटी। आई थिंक पहले आना चाहिए, कोई बात नहीं, यहां पर आ गया है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड जो पार्ट आज का है वो ये है, और एक है न्यूटन का सेकंड लॉ। कॉम्प्लिकेटेड वैसे नहीं है, इजी है समझना, लेकिन फिर भी आप एक बार समझ लीजिए कि क्या है। देखिए इसमें क्या होता है कि एक ऑब्जर्वर की जरूरत पड़ती है, एक ऑब्जर्व करने वाला होना चाहिए कि वहां पर क्या चीजें हो रही है। देखिए गाड़ियां हमने आपके लिए शानदार रखी हैं, इससे अच्छी गाड़ी तो हो नहीं सकती है शायद, है ना? अब नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन गाड़ी अच्छी है, ठीक है। The relative velocity is defined as the velocity of an object with respect to another observer. ध्यान से समझना इस चीज को कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। दिमाग यहीं पर रखना अभी के लिए, चाहे 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, दिमाग अभी तक यहीं पर रखो कि यहां पर क्या हो रहा है, फिर बाद में समझ नहीं आएगा। The relative velocity is defined as the velocity of an object, velocity of an object with respect to another observer। इसमें अगर मैं इसको A मानूं, मैं इसको B मानूं, तो इसमें क्या होगा? एक ऑब्जर्वर होगा, यानी कि एक ऑब्जर्व करने वाला होगा कि दूसरे की वेलोसिटी क्या है। अब मैं यहां पर कह दूं कि एक तरफ जो है, मान लीजिए A से जो है यहां पर अमित है, इस गाड़ी में बैठे हुए हैं, और दूसरी गाड़ी में, ठीक है, B से भी है कोई? B से कोई नहीं है। चलो यहां पर मैं दे रहा हूं ना भूषण, A और B। तो A और B यहां पर बैठे हुए हैं गाड़ी में, इसमें से एक जो है वो ऑब्जर्वर होगा, यानी कि वो ऑब्जर्व कर रहा है कि इसकी स्पीड क्या है विद रिस्पेक्ट टू B। आप दोनों गाड़ी चला रहे हैं, एक इस तरफ से जा रहा है, दोनों जा रहे हैं। अब एक जो है वो 100 की स्पीड से जा रहा है, एक 80 की स्पीड से जा रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? यहां पर अपेक्षिक जो वेग है, हिंदी में कहें तो अपेक्षिक वेग। ध्यान रखिएगा, जब दो वस्तुएं गतिमान होती हैं तब एक वस्तु का वेग दूसरी वस्तु के सापेक्ष अपेक्षिक वेग कहलाती है, दूसरी वस्तु के सापेक्ष। अभी देखिए कैसे, एग्जांपल देते हैं। यहां पर ये दो गाड़ियां हैं, यहां पर अब दो गाड़ियां हैं, एक कार A है, एक कार B है। इसी कार को मैं, मान लीजिए एक कार A है जिसमें अमित बैठे हुए हैं, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, आगे की ओर जा रही है ना, और ये भी जो है ये B है। तो यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है। चलो नाम ही देते हैं, इनको AB देते हैं, बाकी आपको फॉर्मूले में फिर दिक्कत ना हो। A और B, ये दोनों गाड़ियां जो है वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है। एक कार A है, एक कार B है, दोनों ही एक सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो यहां पर अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है VAB, अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, मान लीजिए ये वाली जो जा रही है वो जा रही है 100 मीटर पर सेकेंड, और दूसरी जो जा रही है वो जा रही है 80 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से जा रही है ये गाड़ियां, और आपको यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। तो VAB क्या होगा? VAB इज इक्वल टू
ये बी नीचे लिखा हुआ मैंने, ठीक है, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। ये होगी इनकी रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहां से आप कैसे निकालेंगे, 100 माइनस 80, तो ये कितनी आ गई, 20। है तो इजी, आई ये प्लस में आई है और इजी है समझने के लिए, है ना, समझ आया। लेकिन यहां पर ऑब्जर्वर कौन है, हाँ जी, कौन है यहां पर, ए है या बी है, ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्व कौन कर रहा है, हाँ, बी, जी बिल्कुल, ऑब्जर्वर जो है यहां पर वो है आपका बी। ये ऑब्जर्व कर रहा है कि ये कितनी स्पीड से जा रहा है, ये यहां पर देख रहा है कि ये कितनी स्पीड से जा रहा है और उसको चेक करना है। तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे ये, कि 100 माइनस 80, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है ये, अगर हम इसकी बात करें तो, ठीक है। अब मान लीजिए जो ऑब्जर्वर है वो हमने ए मान लिया, तो यहां पर आपको क्या करना है, वो उल्टा करना है, यहां पर आपको उल्टा करना है, यानी कि पहले अभी जो है ये ऑब्जर्वर है, तो आपने फॉर्मूला ये वाला लगाया। अब मान लीजिए अब ये चेक कर रहा है कि ये कितनी स्पीड से आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये थोड़ा सा स्लो स्पीड से आ रहा होगा। अगर आपको निकालना है वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, तो आपके पास क्या आ गया, 80 माइनस 100, 80 माइनस 100, आपके पास आ गया माइनस में 20। लेकिन माइनस का मतलब क्या है कि ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से स्लो आ रहा है, यही इसका मतलब हुआ। ये तो हुआ जब हमने ऑब्जर्वर देखे एक ही डायरेक्शन में जब जा रही है, जब दोनों के दोनों गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। लेकिन मान लीजिए ये जो गाड़ियां हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको इसमें आते हैं, रीजनिंग में आपको पूछ जाते हैं वो क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक जो गाड़ी है वो इस तरफ जा रही है, एक जो गाड़ी है वो इस तरफ जा रही है, यहां पर गाड़ियां ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। इसको हमने मान लिया कि 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, पर ये वाली जो इधर जा रही है ये 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। ये दोनों गाड़ियां इस तरफ मूव, एक इस तरफ मूव कर रही है, एक इस तरफ मूव कर रही है। और यहां पर वी ए बी क्या होगा, ये फॉर्मूले में आएगा अभी, वी ए बी क्या होगा, वी ए प्लस वी बी, यहां पर प्लस किया जाएगा, लेकिन ये प्लस यहां पर कैसे आया, होना तो माइनस चाहिए था, यहां पर माइनस भी हुआ, कैसे हुआ माइनस, ये जो यहां पर वैल्यू आई वी ए माइनस वी बी था पहले हमारे पास, वी ए माइनस वी बी, जो हमने पहले लिखा था ये लिखा था हमने वी ए माइनस वी बी, लेकिन वी ए तो हमने वैसे लिखा और माइनस भी हमने वैसे लिखा, माइनस हमने सेम लिखा। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या है, एक दिक्कत है कि वी बी जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब हमें यहां पर माइनस लगाना पड़ेगा, ये माइनस लगाना पड़ेगा। जब हमने यहां पर माइनस लगा दिया तो आपके पास ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी वी ए प्लस वी बी, ठीक है, वेरी गुड। चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब रिलेटिव वेलोसिटी इस टाइम क्या होता है, जब आपने देखा होगा ना दोनों गाड़ियां जा रही है, ध्यान से देखिएगा, कभी आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, ऐसे गाड़ी में बैठे हुए हैं, डबल लेन है और उसमें आप जा रहे हैं, एक तरफ से गाड़ी इधर आ रही है, एक तरफ से इधर जा रहे हैं, आप इस गाड़ी में बैठे हुए, मान लीजिए जब आप इस गाड़ी में बैठे हुए और ये गाड़ी इधर से आ गई, ऐसा लगता है एकदम से चली गई, है ना, ऐसा लगता है सीधे निकल गई, उतनी उसकी स्पीड भी नहीं थी, लेकिन आपकी भी स्पीड उसमें थी और उसकी भी स्पीड उसमें थी। तो वहां पर क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी, होती नहीं उतनी स्पीड, लेकिन आपको लगता है कि ये तो भैया बहुत ज्यादा स्पीड से चलेगा। ध्यान दीजिए कभी आप साथ में अगर बैठे हों कभी। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एक, जरा इसको कर लो।
अब ये क्वेश्चन तो कहाँ का है, ये क्वेश्चन है रीजनिंग का, लेकिन अगर आप यहां पर इसको कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अ साइक्लिस्ट इज ट्रेवलिंग एट 10.8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 10.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक साइक्लिस्ट जो है वो जा रहा है। यहां पर क्या दिया हुआ है, अलोंग ए रोड पैरेलल टू अ स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, अलोंग द ट्रैक अ ट्रेन ऑफ लेंथ 150 मीटर, लेंथ ऑफ ट्रेन। आपके पास दो, यहां एक और चीज दी हुई है, लेंथ ऑफ ट्रेन। देखिए जो क्वेश्चंस करने की ये होती है, उसमें सबसे पहले आपको वो करना पड़ता है जो आपके सामने दिया हो। ऐसा नहीं है कि आप पहले क्वेश्चन करने लग जाओ, आपके सामने चीजें दी है, पहले उनको देख लो। आपके पास लेंथ ऑफ ट्रेन दी है, इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। पिछले वाले क्वेश्चन को ध्यान में रखना कि वहां पर क्या बोला है, ऑपोजिट डायरेक्शन। यहां पर भी हमने क्या देखा था, ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। और क्या लिखा हुआ है, द साइक्लिस्ट टेक्स 9 सेकंड टू क्रॉस द लेंथ ऑफ ट्रेन। इस लेंथ, जो ये लेंथ ऑफ ट्रेन है, इसको क्रॉस करने के लिए कितने मिनट, कितने सेकंड लगते हैं, 9 सेकंड। इसका मतलब है जो टाइम है आपके पास वो कितना है, 9 सेकंड। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। और रिलेटिव वेलोसिटी बाद में कैसे निकालेंगे आप, डिस्टेंस अपॉन टाइम। करो जरा आंसर निकालो कुछ। पहले आपको चीज क्या करनी है, पहले आपने चीजों को आसान करना है। आसान कैसे करेंगे, आपके पास दिया हुआ है 10.8 किलोमीटर पर आवर, इसको आपने चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। कैसे करेंगे, गुना करके 5/18। चलो 1 मिनट है आपके पास, अगर किसी का आंसर निकल जाता है तो, अगर किसी का आंसर निकल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप करना तो है ही। हाँ बताओ क्या होगा इसका आंसर, 1 मिनट है आपके पास। मेरी पेन दिख रही है तो यार, अच्छा कईयों के पहले के नोट्स हैं जो तैयार करने को हैं अभी, ठीक है ठीक है। हाँ निकालो निकालो, थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन कोई बात नहीं, करेंगे तभी तो निकलेगा। ये बाकी लोग एग्जाम जो क्लासेस में नहीं आ रहे हैं ना, उनका तो सोल्यूशन अभी मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। किसी का निकला नहीं आंसर अभी, क्वेश्चन तो समझ में आया था आपको कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आपको स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है बस, बाकी आपके सामने दिया होगा सब कुछ। हाँ बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। हम्म, नहीं आया अभी तक, 1920 19.66 19.6620 कैसे आ रहा है आपका, ये तो आपने कर दिया ना, 10.8 इंटू 5/18, फिर आएगा आपको ये मीटर पर सेकंड में। पहले ये सॉल्व करना था। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 108/10 गुना 5/18। और ये आ जाना था आपका 2, इसको भी आप काट सकते हैं, 54 आ जाएगा। और ये आपका 1 हो गया, ये आपका 3 हो गया, तो आपका आ गया यहां से 3 मीटर पर सेकंड। फिर आपका लेंथ ऑफ ट्रेन हो गया। अब क्या करना है आपको, अब देखना है कि साइक्लिस्ट की रिलेटिव स्पीड उससे क्या होगी, v मान लेते हैं उसको। अब कैसे होगा, यहां से 3 माइनस माइनस v मान लेते हैं, v मान लेते हैं ना, यही तो हमें निकालना है।
तो यहां पर वो 3 प्लस वी हो जाएगा, क्योंकि वहां पर हमने देखा था ये क्या हो जाएगा, वी ए प्लस वी बी। अब अगर हम यहां पर देखें, पहले तो आपने निकाल दिया साइक्लिस्ट की जो ट्रेवलिंग, साइक्लिस्ट इज ट्रेवलिंग है 10.8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक आपको दिया हुआ है यहां पर, तो 3 प्लस वी हो गया, 3 प्लस वी, यहां पर लिख देता हूं मैं, थ्री प्लस वी इज इक्वल टू, आपको क्या करना है, डेसिमल लगाना। अच्छा डेसिमल लगाना भूल गए, शाबाश शाबाश। अब क्या देख रहे हैं आपको, डिस्टेंस अपॉन टाइम। निकालो जरा यहां से, अब तो निकाल देंगे, ये वैल्यू निकालनी है आपको, 3 प्लस वी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है आपके पास 150, यानी कि उसका डिस्टेंस कितना है, 150 है, और जो टाइम है आपके पास वो कितना है, 9 सेकेंड है, वैल्यू निकल जाएगी, निकाल। देखिए फिजिक्स हो या आपका रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स हो, कोई भी चीज हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी है, पॉलिटी साइंस, सब में जब तक आपका दिमाग नहीं चला ना, तब तक चीजें जो है वो याद नहीं होंगी। और मैथमेटिक्स ही एक ऐसी चीज है, रीजनिंग ही ऐसी एक चीज है जो आपके दिमाग के जो बैठे हुए पुर्जे हैं, जो पुराने हो चुके हैं, उनको खोल सकते हैं। और ये जो है फिजिक्स का है, अभी हम पढ़ रहे हैं ये, तो आपको निकालना क्या है, 3 प्लस वी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 150 और टाइम है 9, 10 सेकंड लगने चाहिए इसके लिए। 3 प्लस वी इज इक्वल टू 150 अपॉन टी अपॉन 9, v की वैल्यू निकालनी है, तो v की वैल्यू निकालेंगे आप, 3 उस साइड ले जाइए, और 9 तो नीचे है ही पहले, उधर आपका 27 हो जाएगा। हाँ जल्दी जल्दी करो, अब तो निकलना चाहिए था। नहीं, वेरी गुड, शाबाश। अभी तक आंसर नहीं निकला किसी का। ये हमने कर दिया भैया 150 डिवाइडेड बाई 9, इसको 9 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 15, 16, 1, 0, 54, 6, ऐसा आया कुछ। 3v, v is equal to 16.66 minus 3 is equal to 13.69, 13.6 something, 9 नहीं आएगा शायद, लास्ट आ गया ना, एक का निकला है, आयुष, शैलजा, आरती। इतना डिफिकल्ट तो था नहीं वैसे, डिफिकल्ट था तो रीजनिंग कैसे करेंगे फिर, हाँ। जो रीजनिंग इसमें आएगी, उसमें रीजनिंग में तो और टाइम चाहिए, उसमें तो ऐसा टाइम चाहिए कि आपको सेकंड में करना है वो, और रीजनिंग और मैथमेटिक्स वही टाइम लेता है फिर। तब मुझे लगता है कि रीजनिंग पर ज्यादा फोकस देना पड़ेगा फिर। यही था यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ, जो यहाँ पर सॉल्व भी है, देख लीजिए इसको। फिर है एक दूसरा क्वेश्चन है, इसको आपने कर लेना है, घर में ही करना है इसको, अभी रहने दो, अभी करेंगे तो आप बहुत टाइम ले लेंगे, इसलिए हम इसको नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि आपने पहले वाले क्वेश्चन में ही बहुत टाइम दे दिया है। अब जाते हैं न्यूटन के लॉ पर। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इन हिंदी और न्यूटन लॉ ऑफ इंग्लिश में, चाहे दोनों हो गया, बस 3 नियम है, ठीक है। प्रिंसिपिया मैथमेटिका में ये प्रकाशित किए गए थे 1687 में, इस नाम को भी याद रखिएगा। जो ये लॉज हैं, ये 3 लॉ हैं न्यूटन के द्वारा 1687 वहां पर प्रकाशित हुए थे। न्यूटन का पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया जिसे कहा जाता है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन सेकंड लॉ, और उसे कहते हैं संवेग का नियम, यानी कि मोमेंटम, लॉ ऑफ मोमेंटम। संवेग का मतलब होता है लॉ ऑफ
मोमेंटम होता है। संवेग का मतलब मोमेंटम, आवेग का मतलब इंपल्स, तो वो भी इसमें आता है। न्यूटन की गति का तीसरा लॉ यानी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया और प्रतिक्रिया का लॉ हो गया ये। तो पहले आते हैं न्यूटन के पहले लॉ पर। न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है? बिल्कुल इजी है। एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन अनलेस एक्टेड बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या कहा गया है? एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगनी चाहिए, नहीं तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन पर ही रहेगा। इफ इट इज एट रेस्ट इट विल स्टे एट रेस्ट, इफ इट इज इन मोशन इट विल रिमेन इन सम वेलोसिटी। यानी कि वो मोशन में रहेगा अगर वो स्पेस पे चले जाता है, क्योंकि जमीन पर तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। अब मान लीजिए आप कह रहे हैं कि मैंने मान लीजिए फुटबॉल को मार दिया, तो फुटबॉल जा रहा है और इसमें कहा गया है कि वो अपने मोशन में ही रहेगा, लेकिन तब रहेगा जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है उस पर, तब वो रुक रहा है ना। अगर स्पेस में चले जाता है तो वो चलता ही रहेगा फिर। तो वही यहां पर चीज कही गई है, इफ इट इज एट रेस्ट इट विल स्टे एट रेस्ट। अगर मोशन में है तो मोशन में है। ऑब्जेक्ट विद अ ग्रेटर मास हैव मोर इनर्शिया, इट टेक्स मोर फोर्स टू चेंज देयर मोशन। इनर्शिया का मतलब ये होता है कि बॉडी जो है वो अपने ही स्थान पर रहना चाहती है कि हम अपने स्थान पर रहेंगे। अब यहां पर देखते हैं, अचानक ट्रेन के चलने पर जो है वो व्यक्ति जो बैठा होता है वो पीछे की ओर झुक जाता है। हिंदी में यहां पर लिखा हुआ लॉ ऑफ इनर्शिया, लेकिन आप क्या कीजिए, उससे पहले एक वीडियो आपने देख लेनी है। ये पहला लॉ है, 2 या 3 मिनट की वीडियो है, इसको ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा पहला लॉ। ठीक है, हम इसको चलाते हैं, जरा ध्यान से देखो इसको, वीडियो को। ठीक है, तो अब आपको आई थिंक ये इस वीडियो तो समझ में आ ही गई होगी।
समझ में आ गया सब कुछ? सबको समझ में आ गया? किसी को कुछ डाउट? इस वीडियो में क्या कहा गया है कि आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करने की। जैसे मान लीजिए ये रिमोट है, ये रिमोट है, अगर मैं इस रिमोट के ही बराबर फोर्स लगाऊं तो ये मूव नहीं करेगा, ये अपनी जगह पर ही रहेगा। लेकिन अगर मैं इस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाऊं, यानी कि इसके वेट से ज्यादा फोर्स में लगाऊं, वही अनबैलेंस्ड फोर्स होगी। अगर इस रिमोट से ज्यादा मैं फोर्स लगाऊं तो ये मूव करेगा। यही चीज इसमें बात कही गई है। ये कब रुकेगा? फ्रिक्शनल फोर्स। मैंने यहां पर फेंक दिया, नहीं तो चलते जा रहा था ये चलते जा रहा था आगे की ओर, लेकिन नहीं चला। क्यों? फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये रुक गया। बताओ जरा कितने लोगों को समझ में आ गया? तभी तो कहानी चलेगी ना आगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ है ये। हाथ खड़े कर लो, कुछ यहां ना कर लो, ताकि पता लगे कि समझ में आ गया। ग्रेट। तो ये है आपका, जिसमें इनर्शिया की बात की। इनर्शिया जड़त्व, हिंदी में कहते हैं जड़त्व, किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी नियत अवस्था में बनी रहती है, अतः परिवर्तन का प्रतिरोध जड़त्व है। The property of an object that resists changes in its motion। यहां पर आपको दिख रहा है, ये जो है वो आप घर में भी कर सकते हैं। अब इस पर रखा हुआ ये कॉइन रखा हुआ है गिलास पर, उसके ऊपर ये शीट रखी हुई है। अब जो कॉइन है, कॉइन क्या रहेगा? कॉइन पानी के अंदर चले जाएगा, नहीं तो क्या है, अब ये जो है पानी के ऊपर रखेंगे। अब सिक्का भी नहीं है आपके पास, सिक्का होता तो हम आपको थोड़ा सा बता देते। चलो यही बता देते हैं, अगर ये गया तो ठीक है। ये आपको दिख रहा है गिलास, गिलास के ऊपर मैंने सिक्का रख दिया एक, ठीक है। ये सिक्का रखा हुआ है, 1 रुपए का सिक्का है ये। अब मैं गिलास के ऊपर इस सिक्के को रख रहा हूं और मुझे मोशन में लाना है। अब मैं इस चीज को मार रहा हूं, जो ये प्लेट मैंने यहां पर रखी हुई है, इसको मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूं, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसको मार रहा हूं यहां पर, अरे ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो ये दिख रहा है आपको, जो कॉइन है वो इसके अंदर चले गया है। अब ये पानी पीने के योग्य भी नहीं रहा, लेकिन जो कॉइन है वो इसके अंदर चलेगा, जबकि इस कॉइन को बाहर जाना चाहिए था। इस कॉइन को बाहर जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने उसके ऊपर की जो प्लेट रखी थी, जो भी रखा था मैंने, कागज शीट रखी थी, उस पर जाना चाहिए था। लेकिन ये कॉइन क्या कर रहा है? ये अपने रेस्ट में रहना चाहता है। द बॉडी, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट, वही है आपका पहला लॉ। जब तक उस पर हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की, तो हमने यहां पर शीट को मारा, लेकिन जो कॉइन था वो कॉइन पानी के अंदर चले गया। तो पहला ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आपका हो, क्या कहते हैं इसको? लॉ ऑफ इनर्शिया। वैसे ही आपका जब बस में बैठे हुए हैं, अब बस में आप बैठे हो, जैसे बस स्टार्ट हो रही है, बस स्टार्ट हो रही है, आप एक जगह ऐसे हैं। अब जो बस आगे की ओर जा रही है, बस आगे की ओर जा रही है, लेकिन आपकी बॉडी वहीं पर रहना चाहती है, क्योंकि टेंडेंसी है बॉडी की वो वहीं पर रहे। अब बॉडी वहीं पर रहना चाहती है, लेकिन बस आगे की ओर निकल गई, तो आप कहां जाएंगे? पीछे की ओर। अब यहां पर क्या हो रहा है नेक्स्ट में, जब बस स्टॉप पर पहुंच गई, अब आपकी जो बॉडी है वो भी मोशन में आ चुकी है, गाड़ी के अंदर बैठे हो लेकिन मोशन में आ चुकी है। अब जो है, क्योंकि आपके टच, जो आपके पैर हैं वो तो जमीन को टच कर रहे हैं, अब जब आपकी बॉडी मोशन में है तो वो चाहेगी कि वो मोशन में ही रहे। इसलिए जब गाड़ी रुकती है तो आपकी बॉडी मोशन में है, लेकिन बस रुक गई है, आपकी बॉडी मोशन में रहना चाहती है, आपका सिर सीट पर लग गया, वहां पर बच गया। खून तो नहीं निकलेगा, लेकिन बचेगा जरूर, है ना। कभी नींद होती आई हुई तो उस तरीके से। और फर्स्ट लॉ में आप देखते हैं, मान लीजिए आप धूल झड़क रहे हैं, किसी से कंबल है या कुछ है, तो धूल जो है वो निकल जाती है। वो क्यों निकल जाती है? वही चीज है कि वो धूल जो है, जो धूल के कण है, वो एक जगह रहना चाहते हैं, वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहते हैं। जब आप उसको झाड़ते हैं इस तरीके से, तो जो कण है, धूल के कण है, वो तो उड़ गए और आपकी जो चादर थी वो नीचे की तरफ आ गई। फिर आते हैं नेक्स्ट लॉ। सेकंड लॉ स्टेट्स दैट द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन द टू वेरिएबल। दो वेरिएबल पर डिपेंड करता है
the net force acting upon the object and the mass of an object। दो चीजों पर डिपेंड करता है आपका सेकंड लॉ। वो पहला क्या है? पहला है ऑब्जेक्ट, नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट एंड द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मास पर भी डिपेंड करेगी। द एक्सेलरेशन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट depends directly upon the net force acting upon the object and inversely upon the mass of an object। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही है, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है कि जितनी आप एक्सेलरेशन लगाएंगे, जितनी आप फोर्स लगाएंगे, उसका एक्सेलरेशन जो है वो उतना ही बढ़ेगा। लेकिन इनवर्सली क्या लिखा हुआ है? अगर मास किसी का ज्यादा है तो आपको फोर्स भी ज्यादा लगानी पड़ेगी, है ना? अभी थोड़ी देर में समझाते हैं और ज्यादा कि कैसे है ये। फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड, देयर इज एन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होगा जब फोर्सेस अनबैलेंस्ड होगी तो आगे की ओर बॉडी मूव करेगी। द एक्सेलरेशन डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन नेट फोर्स। बेसिक सी बात है कि एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड कर रहा है? नेट फोर्स पर। एंड द एक्सेलरेशन डिपेंड्स इनवर्सली अपॉन ऑब्जेक्ट मास। जब मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन क्या कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा ना। एक तरफ चलती बस में उतरना, हाँ चलती बस में उतरना, वो भी इसका ही एग्जांपल है। लेकिन यहां पर ये क्या कह रहा है? द एक्सेलरेशन डिपेंड्स इनवर्सली अपॉन द ऑब्जेक्ट मास। अगर मास ज्यादा हो रहा है तो एक्सेलरेशन कम हो रहा है, एक्सेलरेशन कम है तो मास ज्यादा है, इनवर्सली। फिर से एक वीडियो आ गई, आप देखनी तो पड़ेगी भैया। हाँ, अगर नहीं देखो इसको, तब तक समझ में नहीं आएगा। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ध्यान से देखना इस वीडियो को। आगे नहीं जाएगा, कैसे जाएगा? सेलेक्ट थोड़ा रुक जाओ। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है? F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu अपॉन t। ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है? चेंज इन मोमेंटम। तो यहां पर लिखा हुआ ना, न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of an object is directly proportional to the unbalanced force in the direction of force। अब इसमें चेंज ऑफ मोमेंटम की बात कही गई है, वो थोड़ी देर में आपको आएगा। ये अभी वाला जो पोर्शन है ये छोड़ दीजिए अभी तक। F इज इक्वल टू mv माइनस mu अपॉन t, यहां से v माइनस u निकाल दिया उन्होंने,
फिर यहाँ पर ये किसके बराबर होता है, ये एक्सेलरेशन के बराबर होता है, और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। थोड़ी देर में इसको देखते हैं। ये जो चीज है इसको भी एक बार समझो कि न्यूटन अप्लाइज लेस फोर्स लेस एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। जैसे कि उसमें कहा कि अगर फोर्स आप कम अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन भी जो है वो कम प्रोड्यूस होगा, और ये मूव भी कम की गई है आपकी क्योंकि इसका मास ज्यादा है। सेम आपने जब हॉर्स ने यहाँ पर फोर्स अप्लाई की तो मोर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब आपको ये वाला जो लॉ है सेकंड लॉ थोड़ा बहुत तो पता लग ही गया होगा, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो है मोमेंटम की। तो एक बार थोड़ा सा मोमेंटम को भी समझ लेते हैं कि मोमेंटम का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे हिंदी में कहते हैं संवेग। फिर से इसी लॉ पर आएंगे, लेकिन पहले ये बात मतलब समझ लो कि मोमेंटम जो है वो क्या होता है और किसे मोमेंटम कहा जाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। The momentum of a moving object is defined as its mass multiplied by velocity। और किससे निर्धारित करते हैं इसको? P, और P is equal to क्या होता है? mv। m क्या हो गया? मास, और v क्या हो गया? वेलोसिटी। तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास और वेलोसिटी के बराबर, यानी कि मास P जो है किस पर डिपेंड कर रहा है? मास और वेलोसिटी पर। और ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिफाइंड एज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसको एक बार याद रख लीजिएगा। यदि दो वस्तुओं का वेग समान हो तो भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा, परंतु दो समान भारी वस्तुओं में जिसका वेग अधिक होगा उसका संवेग अधिक होगा। इसमें क्या है? मोमेंटम में और भी चीजें आती हैं, फिजिक्स वालों को ज्यादा पता होगी, लेकिन मान लीजिए ये है दो बॉल है, ये से टकरा गया तो इसकी जो फोर्स है ये इसको आगे ले जा रहा है, इसकी फोर्स को आगे ले जा रहा है। m1 v1 m1 u1 is equal to m1 v1 v2 m2 v2 plus
m2 u2 इस तरीके से आता है, लेकिन वहां पर नहीं जाना है, अभी फिजिक्स का कंसेप्ट है, बस आपको अभी मोमेंटम याद रखना है, p इज इक्वल टू mv। जैसे कि यहाँ पर एक गाड़ी में आपको दिख रहा है, तो नो मोमेंटम 15 kg के है, लेकिन मोमेंटम कुछ नहीं है, यहाँ पर ज्यादा मोमेंटम दिख रहा है, यहाँ पर आपको मोर मोमेंटम दिख रहा है, ठीक है। स्पीड यहाँ पर बढ़ रही है धीरे धीरे, 20 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर 10 मीटर है, यहाँ पर क्या है 0 मीटर सेकेंड है। मुझे लगता है थोड़ा सा जल्दी करवाना पड़ेगा, जल्दी करवाएंगे तो लास्ट तक बच जाएंगे ना। क्या समझ में नहीं आ रहा किसी को कि क्या हो रहा है? समझ तो आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? तो फिर तरीका चेंज किया जाता है, लेकिन ये तो मुझे भी पता नहीं लग रहा है आपकी ये दिक्कत कहां पर आ रही है। अब दिक्कत कहां पर आ रही है ये स्पेसिफाई करने के लिए मुझे पता नहीं लगेगा, क्योंकि उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि एक एक से पूछना पड़ेगा कहां पर आपको दिक्कत आ रही है, कैसे दिक्कत आ रही है, तो उसको और वे में समझाया जाए। संख्या कम होने का कारण क्या है? लास्ट तक ऐसा होता है कि लास्ट तक अब अंतिम घड़ी है, अब नहीं हो पाएगा, 1 घंटे से ज्यादा सहन नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना। चलो इसको अभी समझाते हैं। पहले एक चीज समझ लो, अगर मैं यहां पर लिखूं f इज इक्वल टू m, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये लिखना है आपने, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू mb डिवाइडेड बाई t। f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू mb डिवाइडेड बाई t। क्या मतलब हुआ इसका? सेकेंड लॉ की बात होती है अभी। सेकेंड लॉ में ये जो t जो है यहां पर परिवर्तन की दर है, ये क्या है? परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ये है। और F जो है यहां पर फोर्स अप्लाई की जा रही है, F जो है यहां पर क्या है? ये फोर्स अप्लाइड है, और ये किसके बराबर है? mb अपॉन t। यानी कि अगर फोर्स आप बढ़ाएंगे, इसका क्या मतलब होता है? t के टाइम का क्या मतलब होता है? जो नीचे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, ठीक है ना। अब अगर आप फोर्स बढ़ा रहे हैं तो आपको टाइम कम लगेगा। मान लीजिए आपके पास 2 मिनट है, 1 मिनट है आपके पास, कि आपको इस चीज को मूव, कोई भी चीज ऐसी है जिसको आपको मूव करना है, तो अगर आप फोर्स ज्यादा लगाएंगे, तो आपको टाइम भी कम लगेगा। वही यहां पर इसका मतलब है। F अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं, उसका मतलब होता है कि ये भी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी जो चीज है वो आपकी घटेगी। तो ये हो गया आपका, अगर आप फोर्स अप्लाई ज्यादा कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जो परिवर्तन की दर है वो कम हो जाएगी। मास ज्यादा होगा तो टाइम ज्यादा होगा, ठीक है। पहले यहां समझ लीजिए यहां पर क्या हो रहा है यहां पर। अब देखिए अगर मुझे इसको हटाना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल को मुझे हटाना है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? F इज इक्वल टू K, और K जो है यहां पर एक कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, और बाकी चीजें मैं सेम लिख रहा हूं, mb डिवाइडेड बाई t, ये मैंने सेम लिख दी यहां पर। तो आपके पास अगर मान लीजिए मैं यहां पर वैल्यू मान लेता हूं कि इस K की वैल्यू 1 है, फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं मान लेता हूं K इज 1, K इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास यहां पर अगर वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी? F इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाई t। अगर मैं इसको 1 मान रहा हूं, और एक वो है जो लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपके पास आ गया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो ये आपके पास आ गई है एक चीज, F इज इक्वल टू। अब मुझे ये बताइए जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है? हाँ जी, वेलोसिटी क्या होता है बताओ? ऐसा होता है कुछ तो होता होगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मात्रक क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है?
व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी? v इज इक्वल टू, हाँ, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, v इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर v लिखा हुआ है और v की वैल्यू क्या है? मीटर पर सेकेंड, यही है यहां पर, है ना? अगर मैं यहां पर इसकी वैल्यू यहां पर पुट आउट कर लेता हूं, इसकी वैल्यू यहां पर मैं पुट आउट कर लेता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। ये लिखा हुआ m, m का मतलब क्या है? अभी तक m का मतलब हम ले रहे हैं मास, m का मतलब हम ले रहे हैं मास, जो यहां पर लिखा हुआ है, गुणा v का आपने क्या माना? v m डिवाइडेड बाई मीटर पर सेकंड, यही मतलब हुआ इसका। और साथ ही साथ में नीचे जो है t लिखा हुआ है। अब इस t का मतलब क्या हुआ यहां पर? s, टाइम का मात्रक क्या हुआ? सेकंड। अब यहां से देखिए आगे कैसे वैल्यू निकलती है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, इस टाइप को लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं लिखूं, निचली तरफ क्या हो जाएगा? सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? अगर मैं मास को रहने दूं, ठीक है, ये जो है मीटर डिवाइडेड मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। यहां पर मास तो चलो ठीक है, यहां पर लिखने की जगह नहीं है, लेकिन यहां पर आप समझ रहे होंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका होता है? मीटर पर सेकंड, बताओ जरा, लॉजिक लगाओ कुछ। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ, अमित यहां पर लिख रहे हैं अभी एक्सेलरेशन। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का जो होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको याद हो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास यहां पर क्या था? f, यहां पर हमारे पास f था, तो हमने अगर यहां पर लिख दिया f इज इक्वल टू मास, वही है, लेकिन मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये वाला जो चीज है, यहां पर क्या आ गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने लिख दिया, ये a है, तो f इज इक्वल टू, निकला कुछ? f इज इक्वल टू ma निकला, यही उसमें बताया गया था, फॉर्मूले में यही बताया हमने, स्टार्टिंग में यही पढ़ा, f इज इक्वल टू ma। तो आपका इस फॉर्मूले से भी वो चीज निकल गई, ठीक है। और इसका जो यहां पर मतलब है, इसका जो मतलब है, ये आप रोजाना जिंदगी में कैसे अप्लाई करते हैं? f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू mb डिवाइडेड बाई t। समझ कितना हो आया? कितने को समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया हो, हाँ ना कह दो, इसको नहीं समझ में आया होगा तब। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि आपको फोर्स कम लगानी पड़ेगी, आपको, सॉरी, आपको अगर आप टाइम बढ़ा देंगे तो फोर्स कम हो जाएगी। ध्यान सुनो क्या बोला मैंने, अगर आप टाइम बढ़ा देते हैं तो फोर्स कम लगेगी। कैसे? यहां पर देखिए, स्केच में बॉल आ रही है, हाथ में लगी, मैंने पीछे की तरफ कर दिया हाथ। जब मैं हाथ को पीछे की तरफ कर रहा हूं तो मैं टाइम क्या कर रहा हूं? मैं टाइम में बढ़ा रहा हूं। अगर मैं पीछे हाथ कर रहा हूं, टाइम बढ़ा रहा हूं, इसका मतलब जो फोर्स लग रही है वो क्या लग रही है? कम लग रही है। इसका मतलब मुझे हाथ में कम लगेगी, दर्द नहीं होगा। मान लीजिए अब जो फोर्स है, फोर्स उतनी है, लेकिन मैंने टाइम कम कर दिया। जब टाइम मैंने कम कर दिया, मैंने यहीं पर पकड़ ली गेंद और हाथ में बहुत जोर से लेगी, तो वही मतलब हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। पीछे की ओर लाएंगे, टाइम रिड्यूस करेंगे, सॉरी टाइम बढ़ा देंगे। ये मैंने यहां पर गेंद थी, मैंने पीछे की ओर हाथ ला दिए, पूरे यहां तक ला दिए, टाइम बढ़ गया और फोर्स जो थी वो कम हुई और मुझे हाथ में कम लगी। समझ गए? इसका मतलब वो हुआ। तो यहां भी सेम जो चीज है वो यहां पर अप्लाई हो रही है। यहां पर इसको लार्जर फोर्स लगानी पड़ रही है, F इज इक्वल टू ma, एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब यहां पर भी लिखा हुआ है F इज इक्वल टू ma, मास ऑफ द कार 1270 दिया गया है और एक्सेलरेशन दिया है 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको निकालना है फोर्स, किसको फोर्स कितनी अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अब थर्ड लॉ पर आते हैं। थर्ड लॉ इज गति का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट
every action there is an equal and opposite reaction. ये ऊपर क्यों जा रहा है, क्यों? नीचे की ओर यहां पर फोर्स लग रही है, क्रिया प्रतिक्रिया, मैं इस पर जोर लगा रहा हूं, ये मेरे पर जोर लगा रहा है। दीवार है, मान लीजिए दीवार पर मैं अगर जोर लगा रहा हूं, दीवार मुझ पे जोर लगा रही है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इस तरीके से दीवार पर जोर लगाया, रिकॉइल फोर्स ऑफ द गन। और दूसरा है, आप जब चलते हैं, जब चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? आप नीचे की ओर फोर्स लगा रहे हैं, तभी तो आप आगे की ओर जा रहे हैं। जब पीछे की ओर फोर्स लगाएंगे तभी तो आगे की ओर जाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, इस तरफ आप चलते हुए देखिएगा, जब आप फोर्स लगा रहे हैं तो पीछे की ओर फोर्स लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आगे की ओर फोर्स लगाएंगे, आगे की ओर फोर्स लगाएंगे तो पीछे आ जाएंगे। तो फोर्स जो है वो पीछे की ओर लगती है, तभी आप आगे की ओर जाते हैं। ये हो गया आपका, जब बोर्ड से आप ऐसे करते हैं, छलांग मारते हैं, यहां पर हो जाएगा। अब देखिए बोर्ड जो है, बोर्ड भी पीछे जा रही है, बोर्ड पीछे जा रही है, और ये व्यक्ति जो है वो आगे जा रहा है। वो कैसे जा रहा है? इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और साथ में आपको दिख रहा है यहाँ पर गन, जब ये गोली चला रहा है, व्यक्ति पीछे आ रहा है, क्यों? इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जितनी फोर्स आगे को लगाई उतनी ही फोर्स पीछे को लगी। और भी है कुछ एग्जांपल, और नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा रिकॉइल था ये। तो ये कहानी आज तक खत्म हो गई। और जो जनरल साइंस का ये है, जो मोटिव है, वो जो पूरा होता है वो दिख नहीं रहा है कुछ। क्या किया जाए इस चीज का? और आप लोगों की, है ना, आप लोगों के जो पेरेंट्स हैं उनसे अब बातचीत शुरू हो गई है। सबके पेरेंट्स से हम बात कर रहे हैं। अभी तक जो निंदा जो पेरेंट्स हैं उनसे बात हो चुकी है, कुछ से हम बात करेंगे। अब उनसे ये नहीं है कि आपकी शिकायत, आप क्लास में क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस इसलिए कि थोड़ा सा माहौल जो है वो घर में बने। आप सभी के पेरेंट्स से बात करेंगे एक बार। माहौल जो है वो घर पे बनना चाहिए। पॉजिटिविटी जो है वो घर से शुरू होती है। आपको घर में अगर बोल दिया कि तुमसे नहीं होगा, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। अब उनका जो है वो, उनका मोटिव ठीक है कि आप कहीं पर भी थोड़ा सा कर लीजिए। अब उनको ये भी नहीं पता है, किसी को ये भी नहीं पता है कि आप कोचिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, है ना। और किसी ने तो पेरेंट्स के नाम पर अपना नंबर दे दिया है। ज्यादातर जो स्टूडेंट है उन्होंने जो नंबर दिए हैं वो मम्मी के नंबर दिए हैं, कि मम्मी से बात करेंगे तो थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि ज्यादा डांटेगी भी नहीं, है ना। मैं ज्यादातर देख रहा था, ज्यादातर है, बहुत सारे हैं जिन्होंने मम्मी के नंबर दिया है। तो इस तरीके से है। एक स्टूडेंट को हमने कॉल भी की पहले, तो जैसे इनके अमित के पापा जो है पेरेंट्स इसमें है। कल्पना कह रही है मेरे घर में मत करना। अच्छा, तब तो करना पड़ेगा फिर। हमने पहले कॉल की एक स्टूडेंट को, तो बात कर रहे थे, तो मुझे लगा पेरेंट्स होंगे, तो हम बात कर रहे थे इस तरीके से। तो आई थिंक उन्होंने कुछ पंजाबी यूज किया, आई थिंक उन्ना वगैरह कहीं से होंगे। तो बोले कोचिंग ले रहे हैं और फ्री में दे रहे हैं या फिर पैसे लेकर दे रहे हैं? अब पहले तो ऐसा लगा कि अब मैं बात जो जिस चीज के लिए कर रहा हूं वो ऐसा है कि आपकी जो स्टूडेंट है, आपके जो बच्चे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब उनका रिएक्शन ये था कि आप फ्री में दे रहे हैं, तो फ्री में क्यों दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? मुझे लगा इस तरीके से। तो इस तरीके से बात होती है, लेकिन आपके पेरेंट्स से बातचीत करना जरूरी है, और बहुत जरूरी है। उनको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और किस चीज के लिए कर रहे हैं वो, ठीक है। अच्छा, अलाउ नहीं करते हैं। अमित कह रहे हैं इनके पढ़ा मना कर लेंगे, है ना। नहीं, न्यूमेरिक्स नहीं पूछ जाते हैं, लेकिन वो वाला रीजनिंग के लिए है। रीजनिंग में वैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप कुछ चीजें कर रहे हैं ना, वो इसलिए तो कर रहे हैं कि वो प्राउड मोमेंट हो उनके लिए, तभी तो आप चीजें कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे ही कर रहे हैं, बस आपको मजा आ रहा है आप कर रहे हैं। आपका कुछ ना कुछ मोटिव होगा उसके पीछे। आपका अपने पेरेंट्स के लिए भी मोटिव होगा कि उनके लिए भी एक प्राउड मोमेंट हो। कोई वैल्यू 3-4 हजार या 5 हजार ज्यादा वैल्यू नहीं होती है कि 3-4 हजार लेकर के आप कहीं कोचिंग कर रहे हो।
समझते हैं कि 50-60 हजार कहीं पर दिए हुए हैं, 1 लाख कहीं पर दिए हुए, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है कि आप उतने पैसे देकर कोचिंग कर रहे हो। लेकिन 4-5 हजार इज नथिंग। तो उसमें भी आप लोगों को जो पढ़ाई करनी है बहुत अच्छे लेवल तक करनी है। हम ये नहीं चाहते सिर्फ क्लास में ही माहौल बने, क्लास में ही पढ़ाई का माहौल रहे। क्लास के बाद जब आप घर में जा रहे हैं, घर में इस तरीके का माहौल बने कि आपको घर में आपके पेरेंट्स कहें कि बेटा पढ़ाई कर लो, बेटी पढ़ाई कर लो, आपने आज क्या पढ़ा, आपने टेस्ट में कितने नंबर दिए, कितने आपके प्रीवियस टेस्ट में नंबर आए। तो जब आपके ऊपर वो वाला प्रेशर होगा, पॉजिटिव प्रेशर होगा, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव प्रेशर होगा, तब आपको पढ़ाई करने में मजा आएगा। कह रहे हमारे घर वाले भी हमसे पूछ रहे हैं कि बेटा तुम्हारे नंबर कितने आए हैं, तभी जाकर के आपको लगेगा ना। तो माहौल इसी तरीके से बनता है। तो हम इसलिए आपके जो पेरेंट्स हैं उनसे बात करना चाहते हैं, तो उनसे बात भी कर रहे हैं। हाँ, टेस्ट जो है आपका कल है, जितना भी हमने हिमाचल जीके का पढ़ाया है, बाकी का टेस्ट आपका कल होगा। तो अपनी प्रिपरेशन जो है अच्छी करना, आपने अभी से प्रिपरेशन करने लग जाइए। और टेस्ट सभी ने देना है। सब इंस्पेक्टर की जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होगी, कोई भी एग्जाम होता है उसकी सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी होती है वो होता है टेस्ट देना। आप उसको कितने सीरियसली दे रहे हैं, डेडिकेशन से दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कहीं पर यहाँ पर गूगल में सर्च कर रहे हैं और साथ में टेस्ट दे रहे हैं, तो वो चीज कहीं पर काम नहीं आएगी आपकी। एग्जाम आपका है, निकालना आपको है, पोस्टिंग आपकी होगी, ट्रेनिंग आपकी होगी, सैलरी आपको मिलेगी। आपको ये देखना है कि अब आपको प्रिपरेशन जो है वो कैसे करनी है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। ऐसी प्रिपरेशन रखिए, 10 घंटे 15 घंटे पढ़िए। 3-4 महीने जो आपके पास हैं, अभी परेशानी भी कोई नहीं होगी। अभी थोड़ा सा बर्फबारी होने वाली है, थोड़े दिनों में आपकी बर्फबारी शुरू हो जाएगी, 1-2 महीने में। उसके बाद आपके पास टाइम। और इलेक्शन में इंडल्ज नहीं होना है। जो भी इलेक्शन होने वाले हैं, आप लगे हुए ये पार्टी है, वो पार्टी है, बहुत सारी पार्टीज होंगी, वोट मांगने आएंगी, लेकिन अभी आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कहा जाता है ना कि भैया आप तो ज्ञान है आपके अंदर, तो पूछिए उनसे, एमएलए से। कितनों से पूछेंगे, कितनी बात हो रही है आपकी शिक्षा पर, कितनी बात हो रही है आपकी वैकेंसीज पर, कितनी बात हो रही है? कुछ नहीं हो रहा है। आपसे पूछे थोड़ी ना जा रहा है कि आपकी वैकेंसीज क्यों नहीं आई, इतनी कम वैकेंसीज क्यों आई, सब इंस्टीट्यूट की 28 वैकेंसीज क्यों आई, ये एग्जाम लीक क्यों हुआ, उस बारे में बात नहीं होती है। इसलिए आपने अभी इलेक्शन में वो चीज एक्टिवली उतना पार्टिसिपेट नहीं करना है, क्योंकि आपका टाइम नहीं आया हुआ है। क्योंकि चेंज वही ला सकता है जिसके पास थोड़ी बहुत शक्तियां हो, वो चेंज ला सकता है। आप अभी चेंज नहीं ला सकते हैं। आपके लिए उसके लिए आपके पास शक्ति चाहिए होगी, पावर चाहिए होगी। और वो पावर इसी तरीके से आएगी, पढ़ करके ही आएगी, ऐसे नहीं आएगी। अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं सोसाइटी में, नहीं तो जो चला है वो तो चला ही रहेगा, हमेशा चला रहेगा, वैसे चला रहेगा, और कभी चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके पास जब कुछ पावर होगी, शक्ति होगी, और वो जॉब लग करके आएगी, और जॉब भी ऐसी वैसी नहीं, अच्छी जॉब। अच्छी जॉब का मतलब समझते होंगे आप। तो वो चीज करनी है। ऐसा नहीं है कि आज कुछ किया, कल कुछ किया, परसों कुछ करने लग गए। तो उस तरीके से ना तो एग्जाम होते हैं, ना तो कहीं पर आपको सक्सेस मिलती है। वो चीज ऐसे ही है, दिन ब दिन आपके चेंज हो रहे हैं, दिन बदल रहे हैं। आज कुछ और है, कल नई चीजें आ रही हैं आपके दिन में, परसों कुछ और प्रॉब्लम आ रही है। तो वो नहीं होना चाहिए। आपको वो चीजें हैंडल करनी आनी चाहिए, क्योंकि आपको सक्सेसफुल बनना है। कल दिन आपने सब इंस्पेक्टर बनेंगे, उससे आगे आपने जाना है, उससे आगे आप कहां तक पहुंचेंगे ये आपने सोचना है। सब इंस्पेक्टर तक सीमित नहीं रहना है। ये सब चीजें जो हम पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये बेसिक सी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, ये छोटी मोटी चीजें हैं। ये जॉब लगना भी छोटी चीज है, बड़ी चीज थोड़ी ना है कि बहुत बड़ी चीज होगी आप जॉब में लग गए। अच्छी बात है जॉब में लग गए, है ना, कोई ऐसा तो नहीं है पहाड़ तोड़ लिया कि जॉब में लग गए। देखिए हमारे लिए तो नॉर्मल है, हमारे लिए नॉर्मल है सब चीजें कि जॉब में लग गए तो ठीक है, अच्छी बात है, कहीं पर सेटल हो गए। हमें तो प्रॉब्लम को फेस करना अच्छा लगता है कि प्रॉब्लम आज एक नई प्रॉब्लम है, कल नई प्रॉब्लम आ जाएगी, तो उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। क्योंकि जो आप प्रॉब्लम आप फेस करेंगे, उसके पास आपके उसके हैंडल करने के बाद आपके पास जो एक्सपीरियंस आएगा वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। आपको पता लगेगा कि पिछले कल ये प्रॉब्लम आई थी, ये एक्सपीरियंस मैंने कि अब कैसे इसको हैंडल किया जाए। प्रॉब्लम इस तरीके से कि जिस व्यक्ति को लैपटॉप चलाना ना आए, कंप्यूटर चलाना ना आए, वो आपको डिजिटल पैनल पर पढ़ा रहा है आज। मुझे नहीं पता था कि ये डिजिटल पैनल, लैपटॉप, फोन तो चलो पता था सभी को, लेकिन 12th के बाद, कॉलेज के बाद, यानी कि आप सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर तक भी रख लीजिए, कंप्यूटर यूज करना नहीं आता ढंग से कि कैसे यूज किया जाता है, ऑन ऑफ कैसे होता है,
ये समझ लीजिए आप। सहायता लेनी पड़ती थी किसी से जो हमारे क्लासमेट होते थे। अब डर लगती थी कि कैसे इसको ऑन किया जाए, कहीं गलत ये बटन दबा दिया तो। आज की जनरेशन तो बहुत उनमें नॉलेज है, लेकिन वो नहीं। आज की नॉलेज में देख लिया, 2000 के बाद है या 19 के बाद है, 90 के बाद तो चलो नहीं मानते, लेकिन 2000 के जो बाद है, नॉलेज बहुत है, लेकिन वो दूसरे तरह का नॉलेज है। आपको सोसाइटी के बीच में कैसे रहना है, आपको प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना है, वो चीज नहीं बताई जाती है। आप लाखों को ये दे दीजिए, लाखों फीस देकर भी बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं। वो क्यों डिप्रेशन में है? अब फीस तो दे दी है, लाखों फीस दे दी है, लेकिन फिर भी डिप्रेशन में है। इतनी पढ़ाई कर ली, इतनी बुक्स उनके पास है, तो फायदा क्या उनकी पढ़ाई का? फिर लाखों फीस देकर के आपका डिप्रेशन थोड़ी ना जाएगा, वो नहीं जाएगा उस चीज से। लेकिन वो चीजें जब आप फेस करेंगे, चीजों को जब आप फेस करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, आपके पास खुद ब खुद एक्सपीरियंस आ जाएगा। और यही चीज आपने करनी है अप्लाई एग्जाम में, है ना? मेरे से भी बड़े बड़े आएंगे, हम बदल जाएंगे, कल के लिए आपके पास कोई और होगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो मेरे पास एक्सपीरियंस आएगा वो आपके सामने शेयर हो जाएगा, और आपको उन चीजों को पता लग जाएगा। आपको कुछ चीजें सिर्फ क्रैक करनी है। आप कुछ को बोरिंग लगेगा, कुछ को लगेगा कि भैया ऐसी बकवास करते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, समझ तो कुछ आता नहीं है। तो इस तरीके का भी होता है, लेकिन उसमें मत जाइएगा अभी। पॉजिटिव मोटिवेशन, अपने आप को पॉजिटिव जब तक हो सके तब तक। एग्जाम है, एग्जाम को ऐसे ऐसे हैंडल करो कि किसी ने इससे पहले आपने कभी ऐसा ना किया हो, वो चीज करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज तो मैंने पहले कभी नहीं की थी, अब कर रहा हूं मैं, या अब कर रही हूं मैं, पहले मैं 10 घंटे नहीं पढ़ती थी, अब 10 घंटे पढ़ रही हूं या पढ़ रहा हूं, तो वो चीज कीजिए। अगर आप नॉर्मल कर रहे हैं कि पिछले घंटे 4 घंटे पढ़ा था, आज भी 4 घंटे पढ़ रहे हैं, कल भी 4 घंटे पढ़ेंगे, तो क्या फायदा फिर? 4-5 घंटे में नॉर्मली सही पढ़ रहे हैं ना, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? दिमाग में अपने 24 घंटे वही चीजें रखो कि पढ़ाई में आपने क्या पढ़ा था। ये फिजिक्स है, फिजिक्स का सेकंड लॉ कहां पर लग रहा है? चल रहे हैं आप, तो चलते हुए आपको पता होना चाहिए यहां पर कौन सा लॉ लग रहा है, थर्ड लॉ लग रहा है, कैसे लग रहा है, कपड़े उठा रहे हैं, झाड़ रहे हैं, धूल निकल रही है, क्यों निकल रही है, इनर्शिया लग रहा है, क्यों लग रहा है, सेब तोड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें फिजिक्स लगती है, साइंस लगती है। वो दिमाग में आपके चलती रहनी चाहिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सभी चीजों को रिलेट करो आपस में। जब ये चारों चीजें, ये सभी चीजें जो है आपके दिमाग के चारों ओर घूमने लग गई, तब ये समझिएगा कि आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप रियल कंपटीशन में हैं। आप उनमें से नहीं है जो सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। नहीं तो आपके दिमाग में चीजें नहीं चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप सभी उनमें से हैं जो सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसी लय में चले हुए हैं, और बाद में कह रहे हैं कि मेरा एग्जाम इस बार से नहीं हुआ क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की, रिवीजन नहीं किया, या कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। आप उनमें से हो जाएंगे, और उनमें से नहीं होना है। वही आपने चीजें करनी है कि अपने दिमाग में चारों तरफ, जैसे जैसे चारों तरफ वही देखिए, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वही चीजें रिलेट कीजिए आपस में, तब जाकर के एग्जाम होगा। ठीक है, धन्यवाद। अब हम मिलते हैं आपसे कल। ठीक है जी। डन। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। ओके, ओके, गुड नाइट।